इब्राहिम मीडिया वर्क प्रस्तुत करता है एक सच्ची कहानी जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। एक दलित बेटी के 5 सवाल। भीड़ से खचाखच भरा हुआ विशाल सभागार। सामने मंच पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। हर आंख उनके चेहरे पर टिकी थी, हर कैमरा उनकी हर मुस्कान कैद कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोना था जहां से उठी एक मासूम आवाज ने पूरे सभागार को सन्नाटे में बदल दिया। वो लगभग 14-15 साल की एक लड़की थी। सांवला रंग, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में आग और आत्मविश्वास की चमक। हाथ में एक पुरानी कॉपी और होठों पर ऐसा सवाल जो सदियों से अनसुना था। नरेंद्र मोदी जी। उसका स्वर कंपाता नहीं था, बल्कि ठहरा हुआ और सधा हुआ था। मंच पर मौजूद नेताओं और सुरक्षा कर्मियों ने चौंक कर उस बच्ची की ओर देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनने की इजाजत दी। सर, मेरा नाम सुषमा है, मैं दलित समाज से आती हूँ और मैं आपसे सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहती हूँ। सभागार में सन्नाटा छा गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक साधारण लड़की प्रधानमंत्री से इतने सीधे सवाल, और वो भी सार्वजनिक मंच से। मेरा पहला सवाल ये है। सुषमा ने गहरी सांस ली। मैं दलित समाज में पैदा हुई, क्या ये मेरा गुनाह है? उसके शब्द हवा में तैर गए। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसके शब्द में कोई क्रोध नहीं था, बस एक मासूम जिज्ञासा थी। एक ऐसा सवाल जो हर उस बच्चे के दिल में पलता है जो समाज की ऊंच नीच की दीवारों में पैदा होता है। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे दोस्तों के माँ बाप उन्हें मुझसे दूर रहने को कहते हैं। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो पंडित जी आंखों से ही भगा देते हैं। जब मैं कुएं से पानी भरने जाती हूँ तो लोग बाल्टी को धोते हैं। मोदी जी, क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं उस जाति से हूँ जो इस समाज की किताब में आखिरी पन्ने पर दर्ज है? भीड़ में बैठे कई लोग नीचे देखने लगे। कुछ ने आंखें मूंद ली और कुछ ने मोबाइल कैमरा बंद कर दिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं था। मोदी जी का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानते थे ये सवाल एक बच्ची का नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का है। लेकिन वो खामोश रहे, शायद इसलिए क्योंकि ये सवाल राजनीति से परे था। ये सवाल मानवीय था और बहुत निजी। सुषमा ने अपनी बात जारी रखी। सर, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, ना ही कोई नेता बनने का सपना देखती हूँ। मैं तो बस पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने गांव की बेटियों को सिखाना चाहती हूँ कि सपना देखने का हक उनका भी है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे मेरी जाति पहले पहचान ली जाती है, मेरा नाम बाद में पूछा जाता है। उसकी आवाज़ थरथराई नहीं, बल्कि और गूंजने लगी। वो भावुक जरूर थी, लेकिन टूटी नहीं थी। वो सवाल कर रही थी, लेकिन इज्जत के साथ। मोदी जी, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। क्या उसमें मेरा नाम नहीं आता? क्या दलित होना किसी अपराध जैसा है? भीड़ में कोई जवाब नहीं था, मंच पर कोई शब्द नहीं था। और मोदी जी वो बच्ची को देख रहे थे, शायद हैरानी से, शायद सम्मान से, या शायद आत्ममंथन से। वो सभा जो कुछ मिनट पहले तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी, अब पूरी तरह शांत थी। वहां सन्नाटा था, लेकिन एक ऐसा सन्नाटा जो कई जुबानों को जगा गया था। किसी ने कहा, बहुत हिम्मती है ये लड़की। किसी ने फुसफुसाया, ऐसे सवाल तो हम भी पूछना चाहते थे। लेकिन कोई खुलकर नहीं बोला, क्योंकि जब सच्चाई सामने खड़ी हो तो सबसे पहले हमारी चुप्पी ही उजागर होती है। सुषमा अपनी पुरानी कॉपी को कसकर पकड़ रही थी, जैसे हर पन्ने में कुछ अनकहे जख्म दबे हों जो अब अल्फाज बनकर निकलने को तैयार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक की तरफ देखा, लेकिन बोले नहीं। शायद इसलिए क्योंकि सुषमा ने जो पूछा था वो सिर्फ जवाब नहीं, बदलाव मांग रहा था। सभा अभी भी खामोश थी। सुषमा का पहला सवाल हवा में अभी भी गूंज रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े थे, मगर उनकी आंखें अब उस बच्ची की आंखों से सीधा टकरा रही थी। उसमें डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। और सच्चाई जब शब्दों से निकलकर नजरों में उतर जाए तो वो जुबानों को चुप कर देती है। सुषमा ने अपनी पुरानी कॉपी का दूसरा पन्ना पलटा। शायद उसमें लिखे अल्फाज उसके दिल के सबसे भारी बोझ थे।
सर, मेरा दूसरा सवाल है, जब मैं मेहनत करती हूँ, पढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो लोग कहते हैं कि तू तो आरक्षण से आई है। क्या मेरी मेहनत को सिर्फ इसलिए छोटा कर दिया जाता है क्योंकि मैं दलित हूँ? सभा में बैठे लोग अब बेचैनी से पहलू बदलने लगे। कुछ नेताओं की आंखें मंच से हट गई। टीवी कैमरा अब और भी जूम कर रहे थे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं, पूरे देश से था। जब मैंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था, तो मेरे मास्टर जी ने सबसे पहले कहा, कोई बड़ी बात नहीं, इसे तो फायदा मिला है। जब मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, तो मेरे गांव के पंडित ने कहा, अब तो ये लोग फ्री में डॉक्टर बन जाते हैं। मोदी जी, बताइए, क्या मेरी रातों की नींद, मेरी किताबों के पन्ने, मेरी माँ की कमाई सब बेईमानी हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा दाखिला आरक्षित सीट पर हुआ? वो चुप हुई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। मैं पूछती हूँ, क्या मेरी सीट भीख थी या फिर उस अन्याय की भरपाई जो सदियों से मेरे लोगों पर हुआ है? जब हमें स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, जब हमें मंदिरों से बाहर रखा गया, जब हमारे पूर्वजों को मानव समझा ही नहीं गया, तो क्या आज जब हम कुछ हासिल कर रहे हैं, तब भी हमारी पहचान पर कोटा की मुहर क्यों लगाई जाती है? मंच पर एक वरिष्ठ नेता ने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। शायद वो भी जानता था, अब शब्दों से नहीं, आत्मा से जवाब देना होगा। सुषमा ने आगे कहा, आप कहते हैं मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैं मानती हूँ, मैंने भी वही किया है, लेकिन मेरी मेहनत को जब लोग आरक्षण कहकर मुंह फेर लेते हैं, तो लगता है जैसे मेरी पहचान सिर्फ एक सरकारी सुविधा बनकर रह गई है। मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष, मेरी लगन सब मिट्टी में मिल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तो आरक्षण पाया है। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो चली थी, आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन शब्दों में दर्द साफ था। सर, मुझे आरक्षण मिला क्योंकि मेरा समाज अभी भी पीछे है, लेकिन मैंने मेहनत भी की है, दिन रात एक किया है। क्या उस मेहनत को कोई नाम नहीं मिलेगा? क्या मैं कभी मेहनती कहलाऊंगी या हमेशा आरक्षित ही बनी रहूंगी? सभा की जनता अब उस बच्ची को नहीं, खुद को सुन रही थी। किसी ने कुर्सी पर सिर झुका लिया, किसी ने जेब से रुमाल निकाला, और मोदी जी, वो अब अपनी उंगलियां एक दूसरे में गूंथ कर खड़े थे, गहरे सोच में। सुषमा ने माइक की तरफ फिर देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप कहते हैं देश में हर किसी को समान अवसर मिलेगा। क्या समान अवसर का मतलब सिर्फ इतना है कि सबको दौड़ में खड़ा कर दो, चाहे किसी के पैरों में जंजीर हो या किसी के पास स्पोर्ट्स शूज? फिर वो एक पल रुकी, जैसे कोई बहुत निजी बात कहने जा रही हो। मैं जानती हूँ कुछ लोग आरक्षण का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या उसके नाम पर हम सबको काबिलियत से कम मान लेना जायज है? सर, आरक्षण मेरी कमजोरी नहीं है, वो मेरे पुरखों के साथ हुए अन्याय की भरपाई है, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत, मेरी उपलब्धि, वो मेरी अपनी है। क्या वो भी आपकी सरकार को नहीं दिखती? फिर वो पीछे हटी और धीमे से बोली, आप चाहें तो मेरा दाखिला रद्द कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत को कम मत आंकिए। मैं आरक्षण से नहीं, जिद से आगे आई हूँ। सभा की दीवारों पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि आत्मा का सामना था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी तरफ देखा, नजरें झुकी नहीं थीं, मगर जवाब अभी भी मुंह में कैद था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक समाज का संघर्ष था, और आज वो संघर्ष पहली बार प्रधानमंत्री के सामने खड़ा था। सुषमा चुप खड़ी थी। पहली 2 बातों ने उसे थका दिया था, बल्कि और मजबूत बना दिया था। वो जानती थी कि अगला सवाल बहुत कड़वा है, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि ये सवाल केवल उसका नहीं था, ये उन सैकड़ों बहनों का सवाल था, जिनकी चीखें कैमरों की नज़र से हमेशा छूट जाती हैं। उसने अपनी पुरानी कॉपी का तीसरा पन्ना पलटा, गहरी सांस ली और कहा, सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब मेरी इज्जत पर हमला होता है तो मीडिया चुप क्यों हो जाता है, कैमरे बंद क्यों हो जाते हैं? सालों से तमाम पत्रकारों की भीड़, जो नेताओं की हर मुस्कान और हर भाषण पर ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, आज वहां मौजूद थे, मगर उस सवाल ने उन्हें भी असहज कर दिया। सुषमा की आवाज गूंज रही थी, जब किसी बड़े शहर की लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो 24 घंटे टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनती है, लेकिन जब मेरे गांव की सवर्ण लड़कियों ने मेरी दोस्त को खेत में नंगा करके पीटा तो कोई कैमरा नहीं आया। वो रुकती नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक क्रोध था जो संयम में बंधा हुआ था।
मोदी जी, मेरे गांव की सुनीता को 4 लोगों ने घसीटकर रास्ते पर फेंका, उसके कपड़े फाड़े, उसका वीडियो बनाया। फिर क्या हुआ? कोई चैनल नहीं आया, कोई पत्रकार नहीं पहुंचा, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी, सिर्फ एक एफआईआर जो आज भी अधूरी है। सभा के लोगों की सांसें अब भारी हो चुकी थीं। सबके सामने एक आईना था और वो आईना पोंछा नहीं जा सकता था। सर, क्या मीडिया की नजर में दलित की बेटी की चीख कम सुनाई देती है? क्या हमारे आंसुओं की टीआरपी नहीं होती? उसकी आंखें अब सीधे कैमरों में झांक रही थी, मानो कह रही हो, तुम्हारे लेंस इतने महंगे हैं, फिर भी इंसानियत दिखती क्यों नहीं? सुषमा आगे बोली, जब मेरी माँ सड़क किनारे झाड़ू लगाती थी तो कोई कैमरा नहीं था। जब मेरे पिता को मंदिर में बर्तन धोने से रोका गया तो कोई पत्रकार नहीं आया। जब मेरे भाई की लाश कुएं से मिली और पुलिस ने कहा खुदकुशी है, तो तब कोई स्टूडियो में बहस नहीं हुई। कैमरे हर जगह हैं, लेकिन हमारी चीखों पर फोकस नहीं करते। वो फिर कुछ पल रुकी, शायद अपनी रुलाई को भीतर ही रोक लिया। सर, जब आप कहते हैं कि भारत बदल रहा है, तो क्या आप उस बदलाव को भी देख रहे हैं जिसमें दलित बेटियों के जले हुए शरीर कैमरों के बाहर जलते हैं? भीड़ भावशून्य हो चुकी थी। प्रधानमंत्री की आंखें अब सिर्फ सुन नहीं रही थीं, वो देख भी रही थीं। शायद उस सुषमा में उन्हें वो सवाल दिख रहा था जो कभी उनके भीतर भी रहा होगा। सुषमा ने अंतिम वाक्य कहा, मुझे आपकी सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस मीडिया से इंसानियत चाहिए। हमारी खबरें भी दिखाई जाएं, हमारी चीखें भी सुनी जाएं, क्योंकि अगर एक दलित लड़की की लाश भी खबर नहीं है तो फिर इस देश में जीना क्या है? और फिर वो चुप हो गई। सभागार अब पूरी तरह निस्तब्ध था। कोई हलचल नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। ये खंड मीडिया की उस चुप्पी के खिलाफ था जो अक्सर कैमरे होने के बावजूद अंधा हो जाता है। सुषमा की आंखें अब भारी थीं। सवाल बोलते बोलते नहीं, जख्म खोलते खोलते थक गई थी। लेकिन उसने खुद को समेटा और अपनी पुरानी कॉपी का चौथा पन्ना पलटा। फिर उसने जो कहा वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक आईना था जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मोदी जी, मेरा चौथा सवाल है, क्या लड़की होकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है? इस बार उसके शब्द कांपे नहीं, लेकिन शब्दों के पीछे की थरथराहट पूरे सभागार में गूंजने लगी। क्यों मेरी इज्जत बार बार सड़कों पर लूटी जाती है? क्यों जब भी किसी गांव में कोई दलित लड़की जन्म लेती है तो उसका भविष्य पहले से तय होता है, या तो खेतों में मजदूरी या हवस का शिकार? सभा में बैठे कुछ लोग असहज हो गए, कुछ नेताओं ने आंखें फेर ली, मगर सुषमा को अब किसी की निगाह से डर नहीं लगता था। सर, मेरी बस्ती की कविता सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि रास्ते में 2 लड़के हर रोज उसका पीछा करते थे। जब उसने विरोध किया तो एक दिन खेत में घसीट लिया गया। वो जिंदा बच गई, मगर अब उसकी हंसी मर चुकी है। जब हम एफआईआर कराने गए तो पुलिस वाले ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौता कर लो, लड़कियों की भी गलती होती है। मोदी जी, क्या लड़की होना गलती है? क्या दलित लड़की होना अपराध है? सुषमा का स्वर गहरा था लेकिन टूटा हुआ नहीं था। उसने अपने गले से दुपट्टा हटाया और बोली, ये कपड़ा मेरे लिए सिर्फ फैशन नहीं, मेरी सुरक्षा है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये देश मुझे लड़की से पहले जात में बांटता है और फिर मुझे मापता है कि मेरी इज्जत बचाने लायक भी हूँ या नहीं। वो आगे बोली, मोदी जी, आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी गांव की उस बेटी को देखा है जो खेत में काम करते हुए भी हर वक्त इधर उधर देखती है कि कहीं कोई आ न जाए? हम बेटी को बचाना तो दूर, उसकी इज्जत का मजाक उड़ाते हैं। रेप के बाद सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रही थी, क्या पहन रखा था? क्या ये सवाल उस अपराधी से पूछे लाते हैं जिसने उसे दरिंदगी से कुचला? सभा की महिलाओं की आंखें भर आई थीं। शायद उन्होंने खुद अपने भीतर सुषमा को महसूस किया। सुषमा बोली, हर बार जब मेरे समाज की कोई लड़की अपने सपनों की बात करती है तो उसे कहा जाता है, तुम्हारी औकात नहीं है। क्या सपने देखने की भी कोई जात होती है? जब मैं दिल्ली आती हूँ तो लोग पूछते हैं, तुम गांव से हो, दलित हो, अकेले कैसे आई? क्या हमारा अकेले चलना भी अपराध है? क्या हमें हमेशा किसी के इशारे पर ही जीना है? उसकी आवाज अब कुछ पल के लिए रुकी, मगर उसके अंदर की आग अभी बाकी थी। सर, जब मैं सड़क पर चलती हूँ तो मुझे घूरा जाता है। जब मैं बस में बैठती हूँ तो लोग मेरे शरीर को नहीं, मेरी हदों को नापते हैं। क्या मेरे शरीर पर समाज की कोई मुहर लगी है कि इसे देखना सबका हक है? एक बार मेरी बहन से कहा गया, तुम तो उस जात की हो, तुम्हारी इज्जत वैसे भी कोई मायने नहीं रखती।
बताइए सर, क्या इज्जत भी अब जात से मापी जाएगी? सभा अब पूरी तरह निशब्द थी, जैसे शब्दों की मौत हो चुकी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गंभीर था, जैसे उनके भीतर भी कोई पुरानी स्मृति कांप रही हो। सुषमा ने अपना चौथा और सबसे दर्दनाक वाक्य बोला, मैं लड़की हूँ, हाँ, मैं कमजोर नहीं, लेकिन जब मेरी इज्जत लूटी जाती है तो कानून भी सो जाता है, समाज भी और मीडिया भी। मुझे बस यही जानना है कि इस देश में सिर्फ अमीरों और सवर्णों की बहनों की इज्जत मायने रखती है। उसके ये शब्द हवा में ऐसे गूंजे कि सभा की दीवारें भी कांपती मालूम हुई। कोई नहीं बोला, किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि अब वहां भाषण नहीं, सच्चाई थी। और सच्चाई का वजन इतना भारी था कि सबकी जुबान पर ताले लग गए थे। पूरा सभागार अब सन्नाटा नहीं बल्कि आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। 4 सवालों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के हर नागरिक के मन में एक हलचल पैदा कर दी थी। सुषमा अब मंच के करीब खड़ी थी। उसकी आवाज में अब थकावट थी, मगर आत्मा में कोई झुकाव नहीं। उसने अपनी कॉपी का आखिरी पन्ना खोला। वो पन्ना भी शायद जानता था कि अब जो लिखा जाएगा वो सिर्फ सवाल नहीं होगा, वो इस देश के ज़मीर की परीक्षा होगी। मोदी जी, मेरा 5वां और अंतिम सवाल है, क्या मुझे भारतीय संविधान बराबरी का हक देता है? मंच पर बैठे नेता, अधिकारी, पत्रकार, सभी की नजरें अब सुषमा पर थीं। वो बोली, मैंने पढ़ा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं और उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लेते हैं। ये शब्द मेरी स्कूल की किताबों में है, संविधान की प्रस्तावना में भी हैं। लेकिन सर, क्या ये सिर्फ कागज के लिए हैं? क्या इनमें दलितों की आत्मा की जगह नहीं? वो पल भर रुकी और फिर बोली, जब मुझे स्कूल में पीछे की लाइन में बैठाया जाता है तो क्या ये समानता है? जब मंदिरों में मुझे रोका जाता है तो क्या ये बंधुत्व है? जब मुझे जज बनते देख लोग कहते हैं इसको तो सीट मिल गई थी, तो क्या ये न्याय है? और जब मेरी आवाज दबाई जाती है तो क्या ये दलितंत्र है? वो सभा अब सिर्फ एक स्थान नहीं रहा था, वो पूरा देश बन चुका था और सुषमा उसकी अंतरात्मा। मोदी जी, संविधान तो कहता है कि हर नागरिक बराबर है, लेकिन क्या मेरे जैसे लोगों को सिर्फ अधिकार की किताब थमाकर जमीन पर भेदभाव का कीचड़ दिया जा सकता है? क्या हमारे अधिकार सिर्फ वोट देने तक सीमित है? क्या संविधान का समान अवसर केवल मंचों की बात बनकर रह गया है? सुषमा की आंखें अब नम थीं, पर उसकी आवाज उतनी ही स्थिर। आप कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये आगे बढ़ना सबके लिए है या सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी जात, धर्म या हैसियत सही जगह से आती है? सर, एक बार एक अफसर ने कहा कि संविधान तो सबको अधिकार देता है, लेकिन समाज नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि संविधान हार गया है या फिर समाज ने संविधान को कुचल दिया है? वो गहरी सांस लेकर बोली, आप प्रधानमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर देश चला रही हैं, तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या संविधान का मैं भी भारत हूँ मेरे लिए भी है या सिर्फ नाम के लिए? पूरे मंच पर खामोशी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप खड़े थे। उनके सामने एक बच्ची नहीं, संविधान का आईना था। वो आईना जिसमें आज हर नेता, हर नागरिक और शायद खुद प्रधानमंत्री को भी झांकना पड़ रहा था। सुषमा ने अपनी कॉपी बंद की। सभा में अब कोई ताली नहीं थी, न कोई शोर, बस मौन था, ऐसा मौन जो हर किसी को भीतर से हिला रहा था। फिर उसने मंच की ओर देखा और आखिरी बात कही, अगर इस देश का संविधान सचमुच सबको बराबरी देता है तो फिर मेरी पहचान सिर्फ दलित लड़की क्यों रह गई? क्यों नहीं सिर्फ भारतीय कहलाने का हक मुझे भी है? इसके बाद सुषमा पीछे मुड़ गई। उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई नारा नहीं लगाया, बस चुपचाप चल दी, जैसे एक इम्तिहान दे चुकी हो, देश के ज़मीर का इम्तिहान। एक दलित बेटी के 5 सवाल, नारा नहीं, आंदोलन नहीं, बस एक आईना जो हमने खुद से ही छुपा रखा था।